नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हमने बात किया था कि हम फ़िलोसफ़ी के लिए यूपीएससी ऑप्शनल के लिए फ़िलोसफ़ी और जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम फ़िलोसफ़ी का लेक्चर लेके आएंगे फ्री में। तो हमने उस दिन सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फ़िलोसफ़ी का ओवरऑल सिलेबस क्या है। नेट का भी सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था कि नेट का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और दोनों ही सिलेबस सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन फ़िलोसफ़ी से, जो कि आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम सबसे पहले इंडियन फ़िलोसफ़ी के बारे में जानेंगे कि भारतीय दर्शन होता क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय दर्शन की, भारतीय दर्शन की यानी कि इंडियन फ़िलोसफ़ी। तो इंडियन फ़िलोसफ़ी का हम आज बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो जब से ये धरती अस्तित्व में आई है तो कई सारे जीव जंतु भी अस्तित्व में आए। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो लाखों वर्ष पहले, या हम मान के चलें कि 5000 साल पहले अस्तित्व में आया। और जिस तरह से वो अस्तित्व में आया था उसकी जैविक संरचना में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कोई बदलाव हुआ है तो उसकी चेतना में, उसके दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। तो उसकी चेतना मतलब कि उसके दृष्टिकोण में। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण होता है विचार। विचार कैसे बनता है? शब्दों के समूह से, शब्दों के समूह से विचार बनता है। तो हम बात करें तो दृष्टिकोण का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था को आज से कुछ समय पहले तक हमें जो वर्ण व्यवस्था नैतिक दिखाई पड़ती थी, जो हमें नैतिक दिखाई पड़ती थी, वो आज हमें अनैतिक दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदला वर्ण व्यवस्था के प्रति। तो इस दृष्टिकोण को ही हम कहते हैं, इस दृष्टिकोण को ही हम कहते हैं फिलॉसफी, या कहते हैं दर्शन। इस दृष्टिकोण को कहते हैं हम फिलॉसफी या दर्शन। तो इस दृष्टिकोण को, दृष्टिकोण का मतलब होता है विचार। तो जाहिर सी बात है, विचार अगर आए हैं तो विचार को देने वाला भी कोई होगा, तो उसे हम कहते हैं विचारक। या हम आतंकवादी भाषा में कहें तो उसे कहते हैं दार्शनिक। तो ये हो गया दर्शन, ये हो गया दार्शनिक। मतलब विचार देने वाला विचारक कहलाता है, जिसे हम फिलॉसफी में फिलॉसफर या दार्शनिक कहते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड हुआ कि दर्शन क्या है, दार्शनिक किसे कहते हैं, विचारक किसे कहते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड हुआ। अब हम बात करते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तुलनात्मक रूप से। हम इसमें अध्ययन करेंगे तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें, पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो वो क्रम में चलता है, वो क्रम में चलता है। क्रम में चलने का मतलब है कि पहले एक दार्शनिक, पहले एक दार्शनिक, उसके बाद अन्य दार्शनिक। मतलब पहले किसी दार्शनिक ने अपना विचार दिया, उसके बाद उस विचार का खंडन करने के लिए दूसरे दार्शनिक आएंगे, फिर उनके विचारों का खंडन करने के लिए तीसरे दार्शनिक आएंगे, उनके विचारों को खंडन करने के लिए और नए चीज़ों को देने के लिए तीसरे दार्शनिक आएंगे। तो इस तरह से एक क्रमबद्ध श्रृंखला चली रहती है, जो कि हमें पाश्चात्य दर्शन में देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है किसी भी
किसी भी संप्रदाय में जो विचार दिए गए हैं वो किसी दार्शनिक के नाम पर नहीं है, वो किसी दार्शनिक के नाम पर नहीं है। तो हमारे भारतीय दर्शन में अगर एक लाइन में बोलें तो क्या है? व्यक्तियों का नहीं विचारों का महत्व है, विचारों का महत्व है। तो हमारे भारतीय दर्शन में व्यक्तियों का नहीं विचारों का महत्व है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सा दर्शन पहले आया, कौन सा दर्शन बाद में आया। कहना मुश्किल कौन सा दर्शन पहले व कौन सा दर्शन बाद में आया, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिकों का महत्व ज़्यादा है, विचारों का महत्व उसके बाद है। लेकिन भारतीय दर्शन में व्यक्तियों का नहीं, दार्शनिकों का नहीं, बल्कि विचारों का महत्व है। और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा दर्शन पहले आया और कौन सा दर्शन बाद में आया। तो ये हमारा भारतीय दर्शन है। तो हमारे भारतीय दर्शन में एक परंपरा रही है जिसे हम कहते हैं शास्त्रार्थ की परंपरा, रही है। और पाश्चात्य दर्शन में क्या है? पाश्चात्य दर्शन में क्या है? क्रमिक विकास है। तो अब हम क्या करेंगे? हम आज इसका पूरा भारतीय दर्शन का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो कि जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चारवाक फिलॉसफी, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जब हम इसमें पढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी। तो आज हम पहले उन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होंगी, ताकि जब भी आपको वो टर्मिनोलॉजी जब आएगी तो आपको समझ में आए कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या हो रही है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आप फिलॉसफी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो हम उस तरह से पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे और चार्ट बनाएंगे। बेसिकली हम चार्ट के थ्रू पढ़ाई करेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन का वर्गीकरण। तो भारतीय दर्शन के वर्गीकरण में 3 चीजें आती हैं: ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और तीसरा है नीति मीमांसा। दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी मेरी सही नहीं है, काफ़ी टाइम बाद बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। तो ज्ञान मीमांसा को हम कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी। इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो ये हो गया इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा में जो है, ज्ञान मीमांसा में हम बात करते हैं ज्ञान से संबंधित सारे प्रश्नों पर विचार। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान से संबंधित सारे प्रश्नों पर विचार करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं? ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान सत्य है? ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं? तो हम इन सब बारे में बात करते हैं। अगर ज्ञान प्रामाणिक है तो भ्रम क्यों होता है? तो जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम इसे ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर 3 तरह की चीज़ें आती हैं। ज्ञान मीमांसा के अंदर
तीन वर्गीकरण आते हैं। तीन वर्गीकरण आते हैं। पहला प्रमाण मीमांसा, दूसरा प्रामाण्यवाद और तीसरा ख्यातिवाद। प्रमाण मीमांसा में हम 6 प्रमाणों को पढ़ते हैं। 6 प्रमाणों को पढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि 6 प्रमाण में से कौन से माने गए हैं और कौन से नहीं। तो हम ये पढ़ेंगे अगर माने गए तो क्यों और नहीं माने गए तो क्यों नहीं माने गए। अब हम प्रमाणवाद में क्या पढ़ते हैं, मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, किसी ज्ञान में, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी ज्ञान में प्रामाणिकता कैसे आती है, तो और इसका निर्णय कैसे होता है, अब हम ख्यातिवाद की बात करें तो ख्यातिवाद में हम पढ़ते हैं कि भ्रम क्यों होता है, इसकी व्याख्या। उसके बाद भ्रम किसे कहते हैं, जैसे रस्सी पड़ी है और उसमें हमें सांप का बोध हो। जैसे मान के चलो आप किसी कमरे में गए अचानक से और वहाँ पे अंधेरा है और वहाँ पे ज़मीन में रस्सी पड़ी हुई है, तो आप देखकर कहेंगे कि सांप पड़ा है, लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो आप देखोगे कि नहीं, यहाँ पे सांप नहीं, ये तो रस्सी पड़ी है। तो इसे हम कहते हैं भ्रम। तो भ्रम को समझ लिया हमने। अब हम समझते हैं कि मति भ्रम क्या होता है। मति भ्रम का मतलब होता है जो है ही नहीं उसका ज्ञान होना, उसे मति भ्रम कहते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग रूम में अकेले रहते होंगे तो आपको लगता होगा कि जैसे मुझे किसी ने बुलाया, आवाज़ दी, लेकिन जब आप जाते हो तो आपको किसी ने आवाज़ नहीं दी होती है, वो आपका हेलुजिनेशन होता है, जिसे हम मति भ्रम कहते हैं। अगर हम भ्रम की परिभाषा की बात करें तो भ्रम किसे कहते हैं, भ्रम का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखे। मतलब भ्रम का मतलब होता है, भ्रम की परिभाषा अगर बात करें तो जो जैसा है वैसा ना दिखे, उसे हम कहते हैं भ्रम। मतलब कि रस्सी पड़ी है लेकिन रस्सी नहीं दिखाई दे रही, हमें सांप दिखाई दे रही है, तो मतलब जो जैसा है वैसा ना दिखे। लेकिन मति भ्रम क्या होता है, जो है ही नहीं उसका ज्ञान हो, तो उसे हम कहते हैं मति भ्रम। तो एक बार आप इसे देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक है फिलॉसफी का, तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये ख्यातिवाद के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि मीमांसा, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीमांसा की, तो मीमांसा की डेफिनेशन क्या होगी, अब हम बात करते हैं कि मीमांसा का मतलब क्या होता है। मीमांसा का मतलब होता है संपूर्ण एवं व्यवस्थित विवेचन। किसी भी परिभाषा का या किसी भी चीज़ का हम जब संपूर्ण एवं व्यवस्थित विवेचन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मीमांसा। ये हो गई मीमांसा की डेफिनेशन। तो ये मीमांसा की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई ज्ञान मीमांसा की। अब हम बात करते हैं तत्व मीमांसा की। हमने अभी बताया था ना, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और
नीति मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने पढ़ लिया और इसके तीन प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया, जिसमें हमने प्रमाण मीमांसा, प्रमाणवाद और ख्यातिवाद के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में हम देखते हैं कि किसकी वास्तविक सत्ता है, किसकी वास्तविक सत्ता है, इससे संबंधित व्याख्या। तो इससे संबंधित व्याख्या हम जो पढ़ते हैं वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तत्व मीमांसा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा मतलब कि ईश्वर है या नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आत्मा से संबंधित विवेचन। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं मनोविज्ञान या आत्मविचार। उसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं तत्व मीमांसा के अंदर सृष्टि मीमांसा। सृष्टि मीमांसा मतलब कि कॉस्मोलॉजी मतलब कि जगत से संबंधित विचार। तो हम तत्व मीमांसा में बेसिकली पढ़ते हैं कि किसकी वास्तविक सत्ता है, इससे संबंधित व्याख्या। इसमें हम पढ़ते हैं ईश्वर मीमांसा मतलब ईश्वर है या नहीं। दूसरा आत्मा से संबंधित विवेचन, जिसे हम मनोविज्ञान या आत्मविचार कहते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं सृष्टि मीमांसा यानी कॉस्मोलॉजी के बारे में, जिसमें हम जगत से संबंधित विचारों के बारे में पढ़ते हैं कि जगत आखिर है क्या। अब हम बात करते हैं नीति मीमांसा की। तो नीति मीमांसा के अंतर्गत दो इसके डिवाइडेशन आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, और दूसरा हम पढ़ते हैं इस चरम लक्ष्य को पाने के साधन क्या है। तो भारतीय दर्शन में जब हम बात करते हैं, तो जब बात होती है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है नीति मीमांसा के अंतर्गत, तो बहुत सारे विचारक कह देते हैं कि मोक्ष, और कुछ लोग कह देते हैं मृत्यु। मोक्ष कुछ और नहीं जबकि मृत्यु है। तो मृत्यु वाली विचारधारा कौन देता है? चार्वाक। चार्वाक एक बहुत ही मज़ेदार फिलॉसफी है जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, तो चार्वाक यहीं पर कहते हैं कि बच्चा मोक्ष कुछ और नहीं, ये तो मृत्यु है। तुम मर जाओ, सीधा मोक्ष हो गया। तुमको मोक्ष की जरूरत नहीं, मर जाओ, कुछ भी नहीं उसके बाद। तो ये विचारधारा चार्वाकों की है। और हम चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो, और इसके लिए दूसरे में हम बात करते हैं कि चरम लक्ष्य के पाने के साधन क्या है और उचित मार्ग क्या है। उचित मार्ग क्या है। तो हम बेसिकली ये तीन डिवाइडेशन हो गया भारतीय दर्शन में, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। और जब कोई भी दर्शन इन तीनों की बात करता है, तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट फिलॉसफी। लेकिन कहीं कहीं पर आप आगे देखेंगे कि कई दर्शन ऐसा है जिसमें किसी के पास तो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा नहीं, किसी के पास तत्व मीमांसा है तो ज्ञान मीमांसा नहीं, नीति मीमांसा है तो इन दोनों का अभाव। तो इस तरह से अगर किसी भी दर्शन में हमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा तीनों ही देखने को मिल जाता है, तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट फिलॉसफी। तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट फिलॉसफी। इसे ध्यान में रखना कि कंप्लीट फिलॉसफी किसे कहेंगे? जहां ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा की बात हो रही हो, तीनों चीज़ें जहां पर हो वहां पर हम उसे कहेंगे यहां पर कंप्लीट फिलॉसफी की बात हो रही है। लेकिन कई सारे दर्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा एक दर्शन दे रहा है तो दूसरा तत्व मीमांसा दे रहा है, कोई तत्व मीमांसा दे रहा है तो दूसरा ज्ञान मीमांसा दे रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा क्या होता है भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब हम बात करते हैं बेसिक फिलॉसफी की। अब हम बात करते हैं बेसिक फिलॉसफी की। तो बेसिक फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वो आस्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक दर्शन किसे कहेंगे? जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करता है, उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो जो वेदों की प्रामाणिकता को माने वो हो गया आस्तिक दर्शन, और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करे वो हो गया नास्तिक दर्शन। तो अब हम बात करते हैं कि कुल दर्शन कितने हैं। तो कुल दर्शन है 9, जिसमें से 3 है नास्तिक दर्शन, वो कौन से हैं? चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये हो गए नास्तिक दर्शन। अब बचे 6 दर्शन, वो हैं आस्तिक दर्शन। इन्हें हम षड दर्शन भी कहते हैं। इन षड दर्शन का दूसरा नाम है हिंदू दर्शन। अगर आपसे कोई पूछे पेपर में कि हिंदू दर्शन किसे कहते हैं, तो जो आस्तिक दर्शन है 6, उन्हें हिंदू दर्शन कहते हैं। षड दर्शन किसे कहते हैं? तो जो आस्तिक दर्शन है 6, उन्हें षड दर्शन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि षड दर्शन कौन कौन से हैं। अभी हमने बात करी कि नास्तिक दर्शन के बारे में, तो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये नास्तिक दर्शन। देखिए, हमने बात करी कुल 9 दर्शन की। तो कुल 9 दर्शन में 3 नास्तिक दर्शन है, जिसमें पहला है चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। उसके बाद 6 दर्शन को हम कहते हैं षड दर्शन, हिंदू दर्शन या आस्तिक दर्शन। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो षड दर्शन, हिंदू दर्शन या आस्तिक दर्शन हम 6 दर्शनों को कहते हैं। 6 दर्शन ये जोड़े में है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। तो ये जोड़े में क्यों रखा गया? जैसे हमने नास्तिक दर्शन में बात की कि चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, तो हमने इनको सिंगल क्यों नहीं पढ़ा? हमने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत जोड़े में क्यों पढ़ा? जोड़े में इसलिए पढ़ा क्योंकि न्याय के पास है ज्ञान मीमांसा और वैशेषिक के पास है तत्व मीमांसा। हमने ज्ञान मीमांसा में पढ़ा कि हम लोग ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तत्व मीमांसा में बात करते हैं कि किसकी वास्तविक सत्ता है। तो जब न्याय वाले ज्ञान मीमांसा पर विचार करते करते थक गए तो उन्होंने वैशेषिक से कहा, भैया तुम तत्व मीमांसा संभालो। तो इस तरह से सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत चला। उसके बाद अब हम इनके देख लेते हैं प्रवर्तक। तो न्याय के प्रवर्तक है गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद। कणाद नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब ये छोटे थे तो ये खेतों से अन्न के कण चुरा चुरा के खाते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। सांख्य के हैं कपिल, योग के हैं महर्षि पतंजलि, ये तो सबको पता है क्योंकि बाबा रामदेव ने फेमस कर दिया है। मीमांसा के हैं जैमिनी। वेदांत जो है ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है: अद्वैत वेदांत, वैष्णव वेदांत, नव्य वेदांत। तो नव्य वेदांत में आते हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद और अरविंद। तो अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं शंकराचार्य। वैष्णव वेदांत जो है 5 भागों में बट जाता है, जिसमें पहला है विशिष्टाद्वैतवाद।
विशिष्टा द्वैतवाद, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य। दूसरा है शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। उसके बाद तीसरा है द्वैतवाद या भेदवाद, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य निम्बार्क। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य निम्बार्क। अब हम बात करते हैं द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद को हम कहते हैं ड्वेलिज्म। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं मध्वाचार्य। और वैष्णव वेदांत की ही एक और शाखा है जिसको हम कहते हैं अचिंत्य द्वैतवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं बहुत ही फेमस हैं चैतन्य महाप्रभु। हम अचिंत्य इसलिए कहते हैं जिस पर चिंतन ना किया जा सके, तो इसे हम कहते हैं अचिंत्य द्वैतवाद। तो ये हमारा चार्ट है, इसको आप बना लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और ये काम आने वाला है, क्योंकि इस चार्ट के थ्रू ही हम जब भी कोई टर्मिनोलॉजी आएगी तो हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे बौद्ध दर्शन की शाखाओं के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की शाखाओं के बारे में। तो बौद्ध दर्शन की शाखाओं की बात करें तो बौद्ध दर्शन की शाखाओं के बारे में बात करें तो इसकी दो शाखाएं हैं, हीनयान, दूसरी महायान। हीनयान के अंदर दो शाखाएं हैं। पहला है कि वैभाषिकवाद प्रत्यक्षवाद, और दूसरा है सौत्रांतिक वाह अनुमेयवाद। महायान की दो शाखाएं हैं, माध्यमिक शून्यवाद और दूसरी शाखा है योगाचार्य विज्ञानवाद। अब बहुत लोग सौत्रांतिक को सौतांत्रिक कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि ये सौत्रांतिक है, सूत्र से मिलकर बना है। तो बौद्ध दर्शन की दो शाखाएं, हीनयान महायान, वैभाषिक वाह प्रत्यक्षवाद, सौत्रांतिक वाह अनुमेयवाद। महायान की दो शाखा, माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार्य विज्ञानवाद। अब हम बात करते हैं सांख्य की दो शाखाओं के बारे में। तो सांख्य दर्शन की सिर्फ दो ही शाखाएं हैं, पहला है पूर्व सांख्य और दूसरा है उत्तर सांख्य। अब हम बात कर लेते हैं न्याय दर्शन के बारे में। तो न्याय की भी दो शाखाएं हैं, पहला है प्राचीन और दूसरा है नव्य न्याय। तो प्राचीन के प्रवर्तक हैं गौतम और नव्य न्याय के प्रवर्तक हैं गंगेश उपाध्याय। ये नव्य न्याय के हैं। अब हम बात करते हैं मीमांसा के बारे में। तो मीमांसा के तीन हैं। पहली है जैमिनी मीमांसा, दूसरी है प्रभाकर मीमांसा और तीसरा है भट्ट मीमांसा या कुमारिल मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है संपूर्ण एवं व्यवस्थित विवेचन, तो इसे हम कहते हैं मीमांसा। तो आज हमने बात करा पूरा इंडियन फिलॉसफी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसके जितने भी टर्मिनोलॉजी हो सकती थी हमने उनके बारे में बात करा। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। जिन बच्चों को आतंकवादी भाषा पसंद हो, जैसे कि इंद्रियों से सन्निकर्ष, वस्तु प्रत्यक्ष, तो इस तरह की भाषा जिसको पसंद हो वो CD शर्मा ले सकता है, और जिसको सरल भाषा में समझना हो तो वो
शोभा निगम की बुक को प्रिफर कर सकता है इंडियन फिलॉसफी के लिए? इंडियन फिलॉसफी के लिए यानी कि भारतीय दर्शन के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे चारवाक फिलॉसफी के बारे में, चारवाक दर्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ये जो चार्ट बनाया है इसको आप रिवाइज करिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे यही सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो आपको बार बार बताना ना पड़े, आपके दिमाग में रहेगा तो आपको रिकॉल होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए